राइट डाउन मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, पेपर 1। मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, क्या लिखा आपने? पेपर 1। आपके 2 सेमेस्टर में कंटेंट है इसकी, एक फर्स्ट सेमेस्टर में और दूसरा कंटेंट आएगी सेकेंड सेमेस्टर में एमएमई की। ठीक है, एक पेपर आपको यहाँ पढ़ना और एक पेपर सेमेस्टर 2 के अंदर पढ़ना। क्लियर? अब कंटेंट लिख लिए, क्या क्या आपके कंटेंट है। लिखिए यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है लॉजिक, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस और नंबर्स की नॉलेज। नंबर्स मैं लिख देता हूँ, ऑल्दो आपके पास नॉलेज उसके पहले से ही है। रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन जो आपको मेनली आएगा वो 2 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, एक फंक्शन से और दूसरा लॉजिक से। सेट से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेट्स वही है जो आपने 11th-12th में पढ़ा, जिसकी ऑलरेडी आपकी टेस्टिंग हो चुकी है। तो जिन चीज़ों की टेस्टिंग आपकी हो गई है, ठीक है, मेरे हिसाब से दोबारा टेस्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। तो कई बार टॉपिक्स जरूर लिखे होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आपको ये भी सीखना है इकोनॉमिक्स के अंदर, टॉपिक्स लिखे हुए हैं, टॉपिक्स की नॉलेज आपकी पहले से है, सोच लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको टू द पॉइंट कह देता हूँ, सीधी बात। भाई उनको ही पता है कि आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछने के लिए नहीं है। तो जब भी कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने जो नहीं पढ़ा है वो क्या नहीं पढ़ा है, एक लॉजिक और फंक्शंस थोड़ा सा आपने जरूर पढ़ रखा होगा, डिटेल्स नहीं पढ़ रखा होगा। तो ऑब्वियसली डिटेल्स आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है, ये बात क्लियर। इतने कंटेंट आपको यूनिट नंबर 1 में कवर करने हैं। अब आइए यूनिट नंबर 2 की तरफ। लेकिन लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्रोक्सीमेशन, मीन वैल्यू थ्योरम, लिखा आपने मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट आप लिखो ग्रोथ रेट एंड इलास्टिसिटीज। ग्रोथ रेट एंड क्या लिखा आपने, इलास्टिसिटीज। नेक्स्ट लिखो प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू। मतलब आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट यूनिट नंबर 2 के अंदर ही पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा, ऑल्दो मैंने पूरा लिखा भी नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी, लेकिन डिटेल्स में लिखूँगा तो काफ़ी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। जैसे असिम्पटॉट्स मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल नहीं लिखा है, तो कई सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी। एक रफ़ आइडिया मैंने आपके लिए लिख दिया, क्लियर बात। तो ये यानी कि सबसे ज़्यादा कंटेंट इसी जगह आपको कवर करना है, मैक्सिमम। अब आइए यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 में है आपकी ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में क्लियरली लिख लीजिएगा, फर्स्ट वन मैक्सिमम मिनिमम, सेकेंड वन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फंक्शंस। ऑप्टिमाइजेशन में आप क्लियर कट लिखो, फर्स्ट वन मैक्सिमा एंड मिनिमा, और सेकेंड वन में लिखो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फंक्शंस। ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फंक्शंस।
ये टॉपिक आपको ऑप्टिमाइजेशन में कवर करना है। अब एक मिनट यहाँ आइए जरा, मैं आपसे एक बात और क्लियरली कहूँगा, क्योंकि यूनिट नंबर 4 आपकी चेंज हो रही है, तो वही मैं आपसे पहले क्लियरली कह देता हूँ। पहले तो यूनिट नंबर 1 की वेटेज थी आपकी 10%। 10% अभी लिखिएगा मत कुछ भी, 10% ऑफ 75, क्योंकि पेपर आपका 75 का होगा, दैट इज़ 7.5 मार्क्स। ये आपकी वेटेज थी। यूनिट नंबर 2 में मैंने आपसे कहा क्लियरली कि सबसे ज़्यादा कंटेंट है, ऑब्वियसली इसकी वेटेज भी सबसे ज़्यादा थी। पहले वो वेटेज थी आपकी 55%। कितनी वेटेज? 55%। 55% का मतलब हो गया रफली 40 के आसपास जाएगा 75 का, ठीक है। तो 40 मार्क्स के आसपास ये टॉपिक आपकी होती थी। ऑप्टिमाइजेशन की वेटेज आपकी 25% होती थी, तो 25% का मतलब 75 का 1/4 कर लिए, रफली 18-19 मार्क्स, ठीक है। और इसके अलावा जो 2 टॉपिक्स थे आपके, वो था एक इंटीग्रेशन जिसकी वेटेज माइनर दैट इज़ 5%, और डिफरेंस इक्वेशन दैट इज़ माइनर अगेन 5%, ठीक है। ये दोनों टॉपिक उन्होंने रिमूव कर दिए। क्लियर बात? 2 टॉपिक आपके रिमूव हुए। कौन कौन से? इंटीग्रेशन, जो मेरे हिसाब से 1 से 2 क्लास में हो जाती थी, ठीक है। 12th वाला इंटीग्रेशन करना नहीं था, 12th के अलावा जो आप यहाँ पढ़ते वही आपको करना था। तो आपकी जो 12th वाला नहीं करना है, तो इसका मतलब माइनर ही उसके अंदर एडिशन होगी, तो वो हटा आपका, और डिफरेंस इक्वेशन वो भी हट गया। एडिशन क्या है? एडिशन ये उन्होंने ऐड किया है। टॉपिक इज लीनियर अलजेब्रा। लिख लिए यूनिट नंबर 4। लिखिए लीनियर अलजेब्रा। इससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, मेन हेडिंग डाल दीजिएगा अब इसे। कंटेंट इसके अंदर वैसे तो सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। मैं आपको एक बात और क्लियरली कह देता हूँ, वो कंटेंट आपकी 2 क्लासेस की थी। कौन सी? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन वाली। मेरे हिसाब से डिफरेंस इक्वेशन 1 घंटे में ओवर हो जाती थी, 1.5 आवर भी नहीं, 1 आवर में मैं आपको डिफरेंस इक्वेशन पढ़ा देता, ठीक है। बहुत पॉजिटिवली पढ़ाता और 1.5 घंटे में पढ़ा देता। इससे ज़्यादा डिफरेंस इक्वेशन के अंदर कंटेंट नहीं था आपका, क्योंकि सिर्फ एक एक्सरसाइज थी आपकी चैप्टर नंबर 20 के अंदर। इंटीग्रेशन के अंदर 3 एक्सरसाइजेस थी आपकी चैप्टर नंबर 10 के अंदर, 10.1, 10.2, 10.3। ये तीनों उन्होंने डिलीट कर दिया, और 20.1 भी डिलीट कर दिया। ये दोनों तो अपनी जगह पे गए, ठीक है। वो आपके सेमेस्टर 2 के अंदर आ जाएगा। तो 2 क्लासेस से 3 क्लासेस का कंटेंट आपकी डिलीट हुई, और ये करीब 12-13 क्लासेस की कंटेंट उसमें ऐड किए उन्होंने, ठीक है। तो ऑलरेडी जो कोर्स का बर्डन था वो अच्छा खासा था ही, तो उसमें से 3 क्लासेस उन्होंने हटा के 13 क्लासेस वाली कंटेंट उन्होंने इसकी तरफ अटैच कर दिया। तो ये यानी कि इस केस में आपकी बैलेंस जो सेमेस्टर 2 की तरफ टिल्ट थी डिफ़िकल्टी की, मेरे हिसाब से वो टिल्ट अब 1 की तरफ आ गई ज़्यादा। मतलब कोर्स वाइज आप 2 से ज़्यादा 1 में पढ़ोगे। अभी तक वो 2 के अंदर था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस की है। अब जो भी चेंजेस में पूरा मेंटेन करते हैं या क्या करते हैं वो तो अभी देखना है, ठीक है। इसकी अभी वेटेज भी क्लियर नहीं है। पहले जो वेटेज इसकी होती थी सेमेस्टर 2 के अंदर, वो 30% थी वेटेज। 30% मतलब 75 का 30%, रफली 23-24 मार्क्स। अभी उधर की वेटेज वो रिड्यूस करेंगे, तब जाके इसकी एडजस्टमेंट इधर होगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा 10% वाला कंटेंट हटा और 30% वाला कंटेंट आपकी तरफ है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि क्या पोजीशन आपकी बन रही है। बट 10% का कंटेंट हटा ना, 5% फॉर इंटीग्रेशन एंड 5% फॉर डिफरेंस इक्वेशन, ये कंटेंट उन्होंने हटा दी इस सेमेस्टर के लिए। और ये कंटेंट जो आप यहाँ लिखा हुआ है, ये सेमेस्टर 2 से पिक किया गया, इसकी वेटेज वहाँ 30% के अंदर होती थी। तो इसका मतलब जो चीज़ें उन्होंने चेंजेस किए वो ही है। अब रही बात पर्टिकुलरली अब कितने टॉपिक की क्या क्या वेटेज वो लेंगे, वो अभी डी स्कूल डिसाइड करेगी, ठीक है। मैं अभी भी साइट पे चेक कर रहा था, डी स्कूल ने अभी डिसाइड नहीं किया कि भाई पहला टॉपिक कितने यूनिट का हो, कितने
वेटेज का होगा, दूसरा कितने वेटेज का होगा, तीसरा कितने वेटेज का होगा, फोर्थ वन कितने वेटेज का होगा। ये भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डिसाइड करेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखिएगा, यूनिट 4 हो गए आपके क्लियर। थोड़ी कोर्स कंटेंट में आपकी इंक्रीज़ है, वो आपको देखना है। ठीक है, बुक में उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए, बुक आपकी यही है, बुक लिख लिए नेम, आपके नॉलेज में पहले से भी हो। ठीक है, रीडिंग लिस्ट आपके सामने है, यही आपकी रीडिंग लिस्ट। लेकिन एक बात यानी कि रीडिंग लिस्ट आपकी नेसेसरी कंडीशन है। कोई मुझसे पूछ भी रहा था, ठीक है, लॉजिक पढ़ा है ना अपने कॉलेज में, नहीं पढ़ा है? एक होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो आपकी रीडिंग लिस्ट नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन का मतलब बस इसको करना है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है क्या? तो मैं कहूँगा ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। उसके पीछे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या है। ये आपकी फिलॉसफी ऑफ द कोर्स है। जब भी रीडिंग लिस्ट आएगी तो साथ में फिलॉसफी ऑफ द कोर्स भी आएगी। अभी रीडिंग लिस्ट डी स्कूल ने रेटिफाई नहीं किया, मतलब डीयू ने दे दिया है, डी स्कूल बताता है कि उसमें से कौन कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना कैसे है, क्या करना है, वो सब काम डी स्कूल का है, ठीक है। डीयू सिलेबस बनाती है और डी स्कूल रीडिंग लिस्ट बनाती है। रीडिंग लिस्ट मतलब ये चैप्टर आपको पढ़ना है, वो छोड़ना है, ये करना है, इसकी इतनी वेटेज है, उसकी उतनी वेटेज है, ये डी स्कूल का काम है, ठीक है। डी स्कूल में जब भी मीटिंग होती है तो ये बातें आती है। तो जब भी मीटिंग होगी तो ऐसा कुछ होगा आपके पास इंफॉर्मेशन। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये लिखा हुआ है। जो उनके ये होंगे वो चेयरपर्सन, वो क्लियर कट लिखा हुआ होगा। सारे कॉलेज के लेक्चर्स जो अटेंड करते हैं वो भी सामने होगी आपके। आप देखिए आपके कॉलेज के कोई है क्लियर, ऐसा कुछ होगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो कोर्स डिसाइड होगी, जो टेक्स्ट बुक फॉलो करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन होगी। टेक्स्ट बुक के बाद कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा छोड़ना है, जैसे लिखा हुआ है ना, सेमेस्टर कवर्स चैप्टर नंबर 1 2 क्या 10 एंड चैप्टर नंबर 20 लिविंग द सेक्शन 6.7 एंड 20.2 टू 20.5 और बाकी चीज़ें इंटीग्रेशन में क्लियरली लिखी हुई है 10.1 से लेकर 10.3 तक। ये पीछे वाला रीडिंग लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, अभी आना बाकी है। और डिफरेंस इक्वेशन में चैप्टर नंबर 20.1 सारी बातें लिखी हुई है। उसके नीचे हर एक टॉपिक की रफ वेटेज होगी, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि भाई फर्स्ट यूनिट की वेटेज 10%, सेकेंड यूनिट की वेटेज 55%, थर्ड यूनिट की वेटेज 25%, इंटीग्रेशन डिफरेंस इक्वेशन की वेटेज 5%। ये ऐसे वो लिख के देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके कंटेंट्स होंगे, जो मैंने आपको अभी लिख के दिया रफ आइडिया कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये आपकी सिलेबस है, ये जो नीचे की पोजीशन है। और लास्ट लाइन में आएगी आपकी फिलॉसफी ऑफ द कोर्स। फिलॉसफी ऑफ द कोर्स में मैं आपसे कहूँगा कई सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 10 तक, ये ध्यान रखिएगा। उसमें ज़्यादा नहीं, आप एक दो बातें जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ो जरा। पढ़ लिया आपने? क्लियर ना? और एक पॉइंट और पढ़ लो, पॉइंट नंबर 5। मेरे हिसाब से रफ आइडिया आपको पता चल गई होगी,
मैंने इसलिए कहा कि वो नेसेसरी कंडीशन है, सफिशेंट कंडीशन नहीं। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि वो नेसेसरी है लेकिन सफिशेंट नहीं। करना तो आपको टेक्स्ट बुक है ही, लेकिन ये अज्यूम करके नहीं करेंगे कि क्वेश्चन उसी से आएगा। क्वेश्चन उससे तो नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उस टाइप का कुछ आएगा, तो उस टाइप का कुछ आएगा तो क्या पास्ट ईयर से आएगा? तो पास्ट ईयर से भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको करना कुछ नहीं है, जो चीज़ पढ़े उसको ढंग से समझ लीजिए। मतलब बेसिकली क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी इस ढंग की होनी चाहिए कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो। मेन कंटेक्स्ट यही है। ठीक है, जब तक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने जा रहा है फाइनल में, और ये जब तक आप नहीं समझोगे ढंग से तब तक ये प्रॉब्लम है। तो आप प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। समझ में आ गई बात? कभी भी आप ये दिमाग में मत लाना कि यही क्वेश्चन क्या एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से वो नहीं आएगा। ठीक है, वो नहीं आएगा, उस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा। सारी बातें क्लियर? ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये तो आपकी रीडिंग लिस्ट कह रही, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, कोई भी चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके रीडिंग लिस्ट में लिखी हुई है, एज इट इज़ मैं आपको बोल रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ें सीखें उसके फंडामेंटल्स क्लियर रखें, और यही सपोज करके चलें कि ये मेरे फंडामेंटल्स हैं, ये चीज़ें मुझे आती है। सारी बातें क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब स्टार्ट करेंगे हम फंक्शन से। लिखिए फंक्शंस। लिखिए सबसे पहले डेफिनेशन। लिखिए लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लिखा आपने? लिखिए नेक्स्ट लाइन, एफ ए टू बी। इसे हम रीड करते हैं एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या रीड करते हैं? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। समटाइम्स रीड करते हैं एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, और समटाइम्स एफ इज अ कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम ए टू बी। क्या क्या वर्ड बताया मैंने आपको? फंक्शन, मैपिंग एंड कॉरस्पॉन्डेंस। इन तीनों वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। अब लिखिए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए लिखिए मस्ट बी एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट of B. देखिए if each element of A must be associated with unique element of B. मेरे हिसाब से ये वर्ड अंडरलाइन करो, एक each, दूसरा यूनिक। ठीक है, मैं आपको एक बार मीनिंग बता देता हूँ, ऑल्दो मीनिंग तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। ए के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन बी के सिर्फ एक और एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ए के ईच एलिमेंट का एसोसिएशन बी के वन एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ होना चाहिए। वन एंड ओनली वन, यूनिक का मतलब यही होता है। कंफर्म? लिखिए फॉर एग्जांपल सेट ए में हमने लिया है 1 2 3 4 और सेट बी में लिया है 5 6 7 8। ठीक है, मैंने 1 की एसन 6 के साथ कर दी, 2 की 5 के साथ कर दिए, 3 की 6 के साथ कर दिए,
4 की 7 के साथ कर दी। मुझे बताइए जो क्राइटेरिया मैं आपसे पूछूंगा, पहले तो ये बताइए, इज इट अ फंक्शन? फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए ए का ईच मेंबर बी के साथ अटैच्ड होना चाहिए। तो मुझे बताइए क्या ए का ईच मेंबर बी के साथ अटैच्ड है? ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गई। अब रही बात अटैचमेंट यूनिक होनी चाहिए, तो मुझे बताइए 1 की अटैचमेंट किसके साथ है? यहाँ यूनिकनेस फुलफिल है, ओनली 6 है, दैट्स वाई यूनिकनेस फुलफिल्ड। 2 की अटैचमेंट किसके साथ है? ओनली 5, यूनिकनेस वाली क्राइटेरिया फुलफिल है। 3 की अटैचमेंट किसके साथ है? ओनली 6, अगेन यूनिकनेस फुलफिल्ड है। 4 की अटैचमेंट किसके साथ है? यहाँ भी यूनिकनेस सेटिस्फाइड है। तो मुझे बताइए इज इट अ फंक्शन? सो राइट डाउन फंक्शन। इसे हम कहते हैं फंक्शन का डोमेन, इसे कहते हैं फंक्शन का कोडोमेन, एंड दिस वन इज कॉल्ड रेंज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये हमारा डोमेन है, वो कोडोमेन है, वो पार्ट हमारी रेंज। ठीक है, यहाँ एक नोट डालो, लिखो नोट नंबर 1, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। राइट डाउन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये आपका सबसेट का साइन है। या तो रेंज कोडोमेन के अंदर कंटेन्ड होगा या फिर रेंज कोडोमेन के इक्वल होगा। ठीक है, ये जो कंटेन्ड और इक्वल, दैट इज कॉल्ड सबसेट। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नोट नंबर 2 लिखो, यदि आपका ऐसा लिखा हुआ है कुछ एफ ए टू बी, तो ए हमारा क्या है? ऑब्वियसली डोमेन, और बी क्या है? कोडोमेन। याद रहेगा आपको, ए पार्ट इज डोमेन एंड बी पार्ट इज कोडोमेन। दैट इज नॉट रेंज, बी क्लियर वर्ड दिस वन। बी को हम रेंज नहीं कहते हैं, कोडोमेन आपका। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, सेट ए में आओ, लिखो 1 2 3 4। सेट बी में लिखो 5 6 7 8। मैंने 1 की अटैचमेंट 6 के साथ कर दी है, 2 की 5 के साथ कर दी है, 3 की 6 के साथ कर दी है, 3 की 7 के साथ कर दी है, 4 की 8 के साथ कर दी है। मुझे बताइए क्या ये फंक्शन है? नहीं है। फंक्शन नहीं है, इसका जवाब देने से पहले आप पहले मुझे बताइए ईच का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है? ये तो सेटिस्फाइड है। ईच एलिमेंट ऑफ ए पहले बी के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, तो इसका ईच वर्ड में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब रही बात यूनिकनेस सेटिस्फाई हो रही है नहीं है, तो मुझे बताइए 1 ओनली 6, यहाँ यूनिकनेस सेटिस्फाइड है। 2 ओनली 5, ये सेटिस्फाइड है। 3 बताइए, यहाँ यूनिकनेस सेटिस्फाइड नहीं है, ऑब्वियसली ये आपकी फंक्शन लेकिन नॉट अ फंक्शन, लेकिन नॉट अ फंक्शन। क्लियर बात? कोई प्रॉब्लम? एक रिमार्क डालो, लिखो रिमार्क नंबर 1, लिखो ग्राफिकली। ग्राफिकली में स्टेटमेंट लिखो, इफ अ लाइन ड्रॉन, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू y axis
cuts the graph at most one point, cuts the graph at most one point. कई लोग कहते हैं at most one point, कुछ लोग कहते हैं only one point. ठीक है, लिखिए then the given graph, लिखिए then the given graph is a function. मैंने आपको क्या लिख के दिया, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट, ठीक है, या ओनली वन पॉइंट, देन द गिवन ग्राफ इज अ फंक्शन. लिखिए फॉर एग्जाम्पल, लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. किसके इक्वेशन है? सर्कल की. सर्कल ड्रॉ करो. रेडियस कितना है इसका? 1. सेंटर क्या है? एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसके अंदर क्रिएट कर लो. पहले क्रिएट करो. ये ध्यान रखना, मैंने अपने कंफर्ट के लिए से क्रिएट किया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, ग्राफ का पार्ट नहीं हो. ठीक है, अब मुझे बताइए किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है? ड्रॉ करो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन. कितनी जगह कट है? इज इट अ फंक्शन? सोच के बताइए हाँ या नहीं. भाई जब भी एक से ज़्यादा जगह पे कट हुई ऑब्वियसली ये आपकी फंक्शन नहीं, लेकिन नॉट अ फंक्शन. टेंजेंसी पे यदि याद करोगे तो सर्कल की पूरी इक्वेशन नहीं है. जब भी आप किसी चीज़ को देखोगे तो ये बात ध्यान रखना, आपका पर्सपेक्टिव पूरा होना चाहिए. पर्सपेक्टिव मतलब आप एक जगह ड्रॉ करके कंक्लूड नहीं करोगे. मतलब या तो 100% सेटिस्फाइड हो और एक भी जगह दी और डिससेटिस्फाई हुई तो मैथ्स कहती है कि वो नहीं. बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मतलब मैथ्स का लॉजिक 100% का है. मान ली कोई चीज़ 99.99% ट्रू है, इज इट अ मैथ्स? ये मैथ्स नहीं है, बात ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये मैथ्स छोड़कर कुछ और है. मैथ्स में 2 + 2 क्या होता है? बस 4 ही होता है. 4 छोड़कर कुछ और नहीं होता. मतलब मैथ्स इज अ 100% लॉजिक. यदि आपकी लॉजिक 100% सेटिस्फाइड है तो फिर वो बात है, और कहीं भी फेल हो रही है तो फिर नहीं. क्लियर बात? आपको समझ में आ गई? डेफिनेशन क्लियर कट फेल्ड है. अभी तो हमने एक ड्रॉ किया, और भी कई जगह ड्रॉ करेंगे तो वो भी फेल होगी वहाँ भी. ये बात समझ में आ रही है आपको? लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. मुझे बताइए किसका इक्वेशन है? ड्रॉ की. y पे स्क्वायर होगा तो सिमेट्री किस पे होगी? तो ड्रॉ करो. ठीक है, जैसे ही y पे स्क्वायर हुआ सिमेट्री आपकी x एक्सिस पे होगी, और x पे स्क्वायर होगा तो सिमेट्री. अब ड्रॉ करो y एक्सिस के पैरेलल लाइन. कितनी जगह कट? 2 जगह पे कट. यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपका ग्राफ का पार्ट नहीं है, वो हमने अपने कंफर्ट के लिए ड्रॉ कर रखा है. ग्राफ तो जो मैंने ड्रॉ किया वही है आपका. क्लियर है बात? अब रही बात, कई लोग कहते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन क्यों ड्रॉ करते हो आप? किसी और के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें तो क्यों नहीं चलेगा? तो उसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लॉजिक. सपोज ये वैल्यू है 1, ठीक है, ये वैल्यू आपकी 1. यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा. तो वाई की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब ये पॉइंट आपकी हुई 1,2 और ये पॉइंट हुई 1,-2. 1 की अटैचमेंट 2 के साथ भी हुई और 1 की अटैचमेंट -2 के साथ भी हुई.
इज इट यूनिक एसोसिएशन? जल्दी बताइए, हाँ ही नहीं। फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन क्या होना चाहिए? यूनिक। 1 आपकी 2 के साथ भी अटैच्ड है, -2 के साथ भी अटैच्ड है। यूनिकनेस सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। यूनिकनेस कब सेटिस्फाई करता? जब सिर्फ एक जगह कट होती। समझ में आ गई बात? जब सिर्फ एक जगह कट हो तो यूनिकनेस सेटिस्फाई होगी, नहीं तो आपकी यूनिकनेस सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर बात? तो लॉजिक समझ में आ गया कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन क्यों ड्रॉ की जाती है? वो यही चेक करने के लिए ड्रॉ की जाती है कि यूनिकनेस इसके अंदर है या नहीं। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो यूनिकनेस की कहीं कोई बात नहीं आती। वो टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर आएगा, फंक्शन के कौन से टाइप में वो बिलोंग कर रहा है। तो अभी वेट करो ना, अभी तो स्टार्ट ही हुए, ठीक है। सारी बातों का जवाब मैं 1 मिनट में कैसे दूं? तो टाइम टू टाइम आते जाएगा तो मैं आपसे पूछूंगा। अभी तो मैंने आपको एक बात बताई, अब तीसरे क्वेश्चन में आई। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3, लिखिए y² इज इक्वल टू x। किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन वंस अगेन। अब स्क्वायर किस पे गया? तो सिमेट्री किस पे होगी? जस्ट अ मिनट, वो तो सेम जा रही है आपकी, इसको ठीक कर ली। लिखिए y इज इक्वल टू x²। पहले सही की, किसकी इक्वेशन एक बार फिर से बताइए? पैराबोला की, लेकिन x पे स्क्वायर है, सिमेट्री किस पे होगी? ड्रॉ की। ड्रॉ हो गया। किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है? ड्रॉ की y एक्सिस के पैरेलल लाइन। कितनी जगह कट? सिर्फ एक जगह कट। इज इट अ फंक्शन? राइट ऑन फंक्शन। फोर्थ वन, y इज इक्वल टू x³। x³ का ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ हमारी x³ की है। ड्रॉ करो y एक्सिस के पैरेलल लाइन। कितनी जगह कट? सिर्फ एक जगह। इज इट अ फंक्शन? लिखो फंक्शन। लिखो फिफ्थ वन, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बनाने आता है आपको? बनाओ। ये हमारी मॉडुलस ऑफ x है। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। कितनी जगह कट? इज इट अ फंक्शन? लेकिन 6 y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू बाय एक्स। ई रेस्ट टू बाय एक्स का ग्राफ बनाने आता है आपको? बनाओ ई रेस्ट टू बाय एक्स। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। कितनी जगह कट? ओनली 1 पॉइंट। इज इट अ फंक्शन? e की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? ये आपको हमेशा याद रखना है, 2.712 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको कभी जरूरत पड़ सकती है, मैंने आपको एक बार रफ आइडिया बता दिया। लेकिन 7th वन, कैलकुलस में लॉग का बेस क्या होता है? दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ln(x). L फॉर लॉग, N फॉर नेचुरल। लॉग कई तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें 2 लॉग बहुत फेमस है। एक नेचुरल लॉग जिस पे पूरा कैलकुलस चलता है, और एक होता है कॉमन लॉग। ठीक है, उसका बेस क्या होता है? 10। आप जो टेबल देखते हो, कभी लॉगरिथमिक टेबल आपने यूज़ किया है? उसमें बेस क्या होती है? 10। और कैलकुलस में बेस क्या है? ई। ये बेसिक डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। कैलकुलस वाला जो ई वाला बेस पे जो टेबल होती है, वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाती, इंजीनियर्स को जरूर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इंजीनियर्स को प्रोवाइड की जाती है क्योंकि उनके सारे कैलकुलेशंस उसी ढंग के होते हैं।
और आपको जो प्रोवाइड की जाती है वो हमेशा कॉमन लॉगरिदम प्रोवाइड होगी, यदि वो टेबल आपको देते हैं तो, ठीक है। वैसे चांसेस उसके बहुत कम है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ग्राफ ड्रॉ कर ली। ये यानी कि मोस्ट एलिमेंट्री ग्राफ्स है जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये ग्राफ की नॉलेज आपकी पहले से ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ। वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, कितनी जगह कट? 1। इज इट अ फंक्शन? लिख लिए फंक्शन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मेरी तरफ से आपके लिए 2 क्वेश्चन, एक तो मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स, आप मुझे बताओ फंक्शन है या नहीं, और एक मुझे ये बताओ, ये दोनों मुझे सॉल्व करके बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं, जल्दी। ज़्यादा टाइम मत लेना आप। हाँ, 8th वन, इज इट अ फंक्शन? ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया? बेटर है आप ऐसे देखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा x है, ये y है। सबसे पहले x की वैल्यू 0 कर दो, यहाँ y की वैल्यू क्या की? 0 लिख लो। x की वैल्यू 1 लो। x जैसे ही 1 लोगे तो मॉड y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू बता दो। मॉड y इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ लिख दो। आप ग्राफ ड्रॉ करो। 0 0 तो ये पॉइंट हुआ हमारा। एक मुझे लेना है 1 1, ये रहा, और एक लेना है 1 माइनस 1, ये रहा। भाई एक 0 0 मैंने ले लिया, एक लेना है 1 1, ये मैंने ले लिया, और एक लेना है 1 माइनस 1। कंफर्म? एक लाइन तो आपकी इधर गई, और दूसरी लाइन, अब बताइए फंक्शन है? y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। कितनी जगह कट? 2 जगह पे, लेकिन नॉट अ फंक्शन। समझ में आ गई बात? किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम? 9th वन हो। क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। स्क्वायरिंग कर दो, क्या आ जाएगी इक्वेशन? ये किसका इक्वेशन है? सर्कल फंक्शन होता है? नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आपको नहीं ड्रॉ करना, ड्रॉ तो ऊपर वाला करना। ऊपर वाला जब आप ड्रॉ करने जाएंगे तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, ऑल्दो माइनर बात है, लेकिन आपको वो हमेशा याद रखनी है कि स्क्वायर रूट से निकली हुई वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। 0 की स्क्वायर रूट 0, और 4 की स्क्वायर रूट 2, दैट इज नॉट प्लस माइनस 2। क्लियर? तो इसका मतलब जब आप ग्राफ सर्कल का ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के नीचे ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही वाई आपकी पॉजिटिव होती है। कंफर्म? और यहाँ से निकली हुई वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है। आई बस में आप ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब बताइए फंक्शन है या नहीं है?
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसी में अटैच कर देता हूँ मैं आपके लिए और भी। लिखिए y इज इक्वल टू माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए फंक्शन होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि अब आपका ग्राफ नीचे वाले पार्ट में होगा। इज इट अ फंक्शन? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? 11th वन, y इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपकी पूरी ड्रॉ होगी, और जैसे ही पूरा ड्रॉ हुआ तो ये फंक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? कब कौन सा पार्ट ड्रॉ करना है और किसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन? क्लियर ना? बस एक बात ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का क्या होता है? पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा। ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो होता है, बाकी किसी का भी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, बाकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर में उसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं करनी है आपको। आपके कोर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी। ठीक है यहाँ तक? अब रही बात, ये तो क्वेश्चन हुआ जो मैंने आपको ग्राफिकली दिखाया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। ठीक है, और जब लैंग्वेज में मिलेंगे तो भी आपको पिक करने आना चाहिए कि वो फंक्शन है या नहीं। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लिखा हुआ है ना। उसमें से एक क्वेश्चन जो आया था वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। आप इसे पहले कॉपी कर लो। 8th नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है? इज द रूल दैट असाइंस टू ईच ऑफ द 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास हाउ मार्क्स आउट ऑफ क्या? मैक्सिमम 100 मार्क्स अ फंक्शन। और लिखा एफ यस इज द फंक्शन 1 1। ठीक है, इतनी बातें पहले कॉपी करो। पेज नंबर 7 पे है ये क्वेश्चन आपका। कर लिया कॉपी आपने? आप पहले तो 1 मिनट रुक के सोचो कि यह फंक्शन है या नहीं। जब भी आपसे कोई कहे कि फंक्शन है या नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, आप अपना डेफिनेशन रिकॉल करो। क्या लिखवाया था मैंने आपको डेफिनेशन? ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। आप देखो जो बातें यहाँ लिखी हुई है, क्या उस पर ये लैंग्वेज फिट हो रहा है? यदि वो फिट हो रहा है तो फंक्शन है, और फिट नहीं हो रहा है तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, यही बात आपको सोचनी। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैं तो आपको एक दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में कुछ और होगा लैंग्वेज में लिखा हुआ, लेकिन आपको सोचना वही है जो मैंने आपसे कहा। क्या सोचना है? ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ये लाइन आप देखो, जिसमें फिट हो जाए उसको हाँ कह देना, और जो फिट नहीं हो उसमें ना कह देना। क्लियर? तो मुझे बताइए क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 ने एग्ज़ाम दिए, क्या हर एक को मार्क्स मिला होगा? इसका मतलब ईच वर्ड सेटिस्फाइड है। भाई यदि 50 स्टूडेंट्स हैं, सब ने एग्जामिनेशन दिए, तो जितने स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है, सबको मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे। इज इट ट्रू? इसका मतलब ईच वर्ड तो सेटिस्फाई होगी। अब मुझे बताइए जो आपके कॉपी पे मार्क्स होगा वो सिर्फ एक होगा या एक से ज़्यादा होगा? इसका मतलब यूनिकनेस भी सेटिस्फाइड है नहीं? इज इट अ फंक्शन? राइट ऑन, इट इज़ अ फंक्शन। लेकिन सिंस
each student in a class will get unique marks. ईच वर्ड को अंडरलाइन करो, यूनिक वर्ड को भी अंडरलाइन करो, ठीक है। अब रही बात फंक्शन 1-1 है या नहीं है, तो 1-1 तो मैंने वैसे नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन आप समझ भी सकते हो 1-1 क्या होता है। यदि हर एक स्टूडेंट को अलग अलग मार्क्स मिले तो फिर 1-1 होगा, ठीक है। और आप मुझे बताइए, क्या हर एक स्टूडेंट को अलग अलग मार्क्स मिलते हैं, या 2 स्टूडेंट को सेम भी मिल सकता है? तो 2 स्टूडेंट को जैसे ही सेम मिला तो फंक्शन आपकी 1-1 नहीं है, ऑब्वियसली मेन ही 1 है। जो 1-1 नहीं होता वो क्या होता है, ठीक है। तो मुझे बताइए 1-1 है या नहीं है, तो लिखिए इट इज़ नॉट 1-1। लिखिए सिंस 2 or more students may get same marks. कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ये बात? तो मैंने आपको फंक्शन समझाया, ग्राफिकली भी, वर्ड के फॉर्म में भी समझा दिया। मैंने कहा क्वेश्चन आपके दोनों फॉर्म के हो सकते हैं, ग्राफिकल है तो फिर ग्राफिकली जवाब दे दीजिए, लैंग्वेज में है तो मैंने आपको कहा है कि आप अपना डेफिनेशन याद रखो, उस डेफिनेशन को देखो उस पर फिट हो रहा है, यदि फिट हो रहा है तो हाँ में जवाब दो, फिट नहीं हो रहा है तो ना में जवाब देना है। समझ में आ गई बात? ये नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग बातें, अलग अलग आपको करने की ज़रूरत नहीं। एक लैंग्वेज पकड़ के रखो, उस लैंग्वेज को हमेशा चेक करो कि वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। क्लियर थी बातें? एक लिखो रिमार्क नंबर 2 के अंदर, रिमार्क नंबर 1 के अंदर मैंने आपको इतनी बातें बताई। तो रिमार्क नंबर 2 मैं आपको थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, इतनी शायद आपको ज़रूरत भी नहीं पड़े। आप इस पे लिखना चाहो तो लिख लो एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा यदि आपने लिख लिया है तो आप लिख लो स्टेटमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या लिखना है। लेकिन नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, लेकिन नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, लिख लिया आपने। देखिए सपोज सेट ए में हमारे पास m एलिमेंट्स है। ये डंडे का क्या मतलब? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पुट किया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। और सेट बी में हमारे पास n एलिमेंट्स। क्लियर? मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा देता हूँ। ये पोजीशन, ये हमारे पास है 1 2 3 अप टू m, और B में हमारा 1 2 3 अप टू n। जो बातें मैं आपसे पूछूंगा वो मुझे बता दीजिए पहले। 1 की अटैचमेंट कितने मेंबर्स के साथ हो सकती है? n में से किसी एक मेंबर के साथ, हाँ ही नहीं, मैं 1 को किसी एक मेंबर के साथ अटैच कर दूं तो 1 के लिए कितने ऑप्शंस? n ऑप्शंस। कंफर्म? अब बताइए 2 के लिए कितने ऑप्शंस? n-1 तब होगा जब फंक्शन 1-1 होगी, लेकिन यहाँ 1-1 नहीं है फंक्शन। इसका मतलब जिसके साथ 1 अटैच हो रहा है, क्या उसके साथ 2 अटैच हो सकता है? इसका मतलब 2 के लिए भी n ऑप्शंस है। 3 के लिए कितने ऑप्शंस? n। और mth मेंबर के लिए भी कितने ऑप्शंस? तो मुझे बताइए n कितने टाइम्स आई? m टाइम्स। कितने टाइम्स? तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हुए? n रेज टू पावर m। क्यों? क्योंकि 1 के लिए कितने ऑप्शंस? n। एंड 2 के लिए कितने ऑप्शंस? n। एंड 3 के लिए कितने ऑप्शंस? ये वर्ड बार बार मैं एंड पे स्ट्रेस दे रहा हूँ।
आपको मालूम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन कभी पढ़ा है आपने? एंड होने से क्या होता है? मल्टीप्लाई, एडिशन, मल्टीप्लाई, और होने से क्या होता है? तो लिख ली, यहाँ एंड वर्ड है इसलिए सारे मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, लिखिए इज n इंटू एन इंटू एन, कितने टाइम्स? m टाइम्स। कितना आ जाएगा? n रेज टू बाय। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बात सबको क्लियर? ठीक है। ये तो फंक्शंस की एक जनरल नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अब आइए जरा उस फंक्शंस के कुछ टाइप्स को मैं यहाँ बताऊँ। वैसे तो मैं क्लास नंबर 3 में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा मेजर टाइप्स को। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन को। हेडिंग पुट किए इवन एंड ऑड फंक्शन। सबसे पहले लिखो इवन फंक्शन। लिखो अ फंक्शन एफ एक्स, अ फंक्शन एफ एक्स is said to be even. A function f(x) is said to be even. लिखो f of minus x is equal to क्या होना चाहिए? f(x). कोई प्रॉब्लम? लिखिए फॉर एग्जाम्पल f(x) is equal to x square। आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह माइनस एक्स रख देना। क्या f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ गया आपका? फंक्शन क्या होगा? लिखिए देयरफॉर f इज इवन। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बहुत ही क्लियरली कहूँगा भाई, कुछ फंक्शंस तो ऐसे होते हैं जिसमें आप माइनस एक्स रखोगे ना कुछ भी बाहर नहीं आएगा, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, मैंने कोई क्वेश्चन लॉग में दे दिया आपको, आप वहाँ माइनस एक्स रख लो, आपको मालूम है लॉग ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट वर्ड तो बाद में जाएंगे हम। ठीक है, लेकिन आप माइनस एक्स रखोगे कुछ भी बाहर नहीं आएगा। इतनी बातें क्लियर? ठीक है भाई, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है जिससे कि वो माइनस आपका कोई एडजस्टमेंट हो कर ली। ठीक है, मैंने आपसे एक बात कही, क्लियर? तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आप जैसे उसके अंदर रखोगे वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, तो आप उस केस में इस डेफिनेशन से ट्रैप्ड हो। यदि आपकी नॉलेज इतनी दूर तक घूमती है कि ये होने से ये हो जाना चाहिए था, तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। उस केस में सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि f ऑफ माइनस एक्स तो एफ एक्स है ना आपका, तो आप इस टर्म को इधर कर दो, क्या आ जाएगा? f ऑफ x माइनस क्या? f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये ज़्यादा बेटर डेफिनेशन है। मतलब जब भी कभी ट्रैपिंग में आ रहे हो आप, तो आप कुछ मत करना, इसको उधर कर देना। उधर करते ही दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए? तो आपकी फंक्शन इवन होनी चाहिए। वो रिमार्क में लिखो, लिखो f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन f इज इवन। ये ज़्यादा बेटर डेफिनेशन है, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑल्दो उसी डेफिनेशन का पार्ट। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब भी इस तरह का किसी फंक्शन में आप हो तो फिर आपके पास यही इलाज है। लिखो रिमार्क नंबर 2, लिखो इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल। इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस।
इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट, क्या लिखा आपने, वाई एक्सिस लिख लिया आपने। लिखिए फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स पे स्क्वायर होगी तो सिमेट्री किस पे होगी, वैसे भी वाई एक्सिस पे सिमेट्री होगी। ये आपकी कन्फर्मली इवन है क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडलस ऑफ एक्स। मॉडलस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने आता है आपको, बना दो। क्या ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, जल्दी बताइए, हाँ ही नहीं, ऑब्वियसली इवन होगी। तो मैंने आपको बेसिकली 3 लॉजिक समझाए इवन चेक करने का। एक तो जो आपके नॉलेज पहले से है, क्या नॉलेज, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होना चाहिए। यदि ये फुलफिल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं फुलफिल हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके देखो कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि 0 आ रहा है तो आपका इवन हो जाएगा कंफर्म। और तीसरा तरीका ग्राफिकल है। ठीक है, ग्राफिकल पे भी ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या पूछ रहा हो, इवन फंक्शन। ये बात ध्यान रखिएगा, आप सोचेंगे इवन लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसा कहीं कोई जरूरी नहीं। ठीक है, कुछ भी उस फॉर्म का लिखा हुआ हो सकता है, आपको तुरंत लैंग्वेज से पिक करना है कि ये इवन फंक्शन के बारे में पूछ रहा है मुझसे। समझ में आ गई बात। लेकिन ऑड फंक्शन, पहले तो ऑड फंक्शन की बात करें, उसके बाद सारे फंक्शंस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको चीज़ें देखनी है। लेकिन अब फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑड, a function f is said to be odd। लिखो f of माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस एफ एक्स। ठीक है, यहां तक लिखो फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x की जगह माइनस एक्स रख दो, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स। इज इट ऑड, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स क्या दिया आपको, माइनस एफ एक्स। लिखे देयरफॉर ऑड। ऑड हो गई बात कंफर्म। अब एक रिमार्क डालो, फिर से मैं आपसे कहूँगा इस बात का हमेशा ध्यान रखो, इधर इधर कंसंट्रेशन आपकी। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है हमारा, आप इस टर्म को इधर कर दो, क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस करने से 0 होने पे फंक्शन क्या होती है, और माइनस करने से 0 होने पे, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। लेकिन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स is equal to 0, then function is odd। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। लेकिन रिमार्क नंबर 2, लेकिन ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट, ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा, एक्स एक्सिस। यही लिखना है आपको। आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया, कोई भी फंक्शन यदि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हुई तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी जगह कट, तो जब 2 जगह कट हो ही गई तो फंक्शन ही नहीं है, इवन ऑड होने के कोई चांसेस नहीं है। कुछ बात अकल में गई तो ये कतई मत समझिए कि उधर वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो इधर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा वो किसी भी हालत में फंक्शन
नहीं होगा, तो ऑड इवन होने के कोई चांसेस नहीं। ये बात क्लियर ना। लेकिन सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, लेकिन दैट इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स जानते हैं आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। तो मुझे बताइए फर्स्ट का अपोजिट थर्ड, सेकंड का अपोजिट फोर्थ। एग्जाम्पल लिख ली, लेके एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ मैंने आपके लिए थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था। ये आपकी एक्स क्यूब की ग्राफ है। यहाँ यदि आपकी 0.11 होगी तो ऑब्वियसली यहाँ -1 होगी। यहाँ यदि 28 होगी रफली तो यहाँ क्या होगी, -2 -8। रही बात सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑरिजिन से 1 का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ऑरिजिन से -1 का होगा, ऑरिजिन से 28 का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ऑरिजिन से -2 -8 का होगा। सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं वो आपको समझ में आ ही रहा है। 1 उधर, इधर -1 इधर 28 और इधर -2 -8। क्लियर बात। दैट्स वाई वी कॉल इट सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। मेन लैंग्वेज यही है, और फिर उसको डिटेल में उन्होंने कहा कि सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ठीक है। अब रही बात, एक ही फंक्शन ऐसा होता है जो इवन भी होता है ऑड भी होता है, बाकी कोई फंक्शन ऐसा होता नहीं, वो नोट में लिख लीजिए। लेकिन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, कुछ लोग कहते हैं 0, कुछ लोग कहते हैं कांस्टेंट। ऑब्लिक में लिखना चाहें तो कांस्टेंट भी लिख लीजिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 या ऑब्लिक में क्या कांस्टेंट, लेके इज इवन एज वेल एज ऑड। बाकी कोई फंक्शन ऐसा नहीं होता है जो इवन भी हो और ऑड भी हो। ठीक है। अब 3-4 एग्जांपल्स मैं आपके लिए ले रहा हूं, उसमें से 1-2 मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, बाकी आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। लेके क्वेश्चन, लेके फर्स्ट वन, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस √x² प्लस 1। सेकेंड वन, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 2 - x 2 + x। थर्ड वन, एफ एक्स इज इक्वल टू a⁻x -1 a⁻x प्लस 1। फोर्थ वन, एफ एक्स इज इक्वल टू x इंटू a⁻x -1 ax प्लस 1। और एक मैं और एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। साइन कॉस का एग्जांपल मैंने जोड़ लिया है, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है, वो आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के इकोनॉमिक्स में कोई यूज़ नहीं है। भाई ये यानी कि पढ़ाया वही जा रहा है जिसका कि आप यूज़ करोगे फ्यूचर में। ट्रिग्नोमेट्री की इकोनॉमिक्स में कोई यूज़ नहीं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के ग्राफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या लेना, क्लियर। भाई आप जो भी ग्राफ ड्रॉ करोगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री से कोई मतलब नहीं, इसलिए वो चीज़ें हमेशा डिलीटेड रहेगी आपके कोर्स, ठीक है। रेलिवेंट बातें ही चलती रहेंगी। टोटल मैंने कितने फंक्शंस लिए आपके लिए 5, जिसमें मैं फर्स्ट वन सॉल्व कर देता हूँ। मेरे हिसाब से आपसे सेकंड वन हो जाना चाहिए।
और थर्ड वन सॉल्व कर देता हूँ तो मेरे हिसाब से फोर्थ वन हो जाना चाहिए, और फिफ्थ वन तो मैंने ऐसे ही ले रखा है आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मैं आपके लिए फर्स्ट और थर्ड सॉल्व करूँगा, ठीक है। स्टार्ट हुई, लिखिए फर्स्ट वन। लिखिए फर्स्ट वन, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका फंक्शन। माइनस एक्स पुट करो, क्या आएगा? लॉग माइनस एक्स। माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है? ये ठीक है। अब यहाँ आपकी वो बात मैंने जो आपसे कही थी कि यदि आपको सिर्फ एक डेफिनेशन समझ में आता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं होने जा रहा है, ठीक है भाई। आपने सीधा सोच रखा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होना चाहिए या माइनस एफ एक्स होना चाहिए, तो वो तो आपकी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ वो बेसिकली आप ट्रैपिंग में हो। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो इन दोनों फंक्शन को ऐड करो या दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। क्लियर? ऐड करने से ज़ीरो हुआ तो क्या होगा? ऑड, और सब्ट्रैक्ट करने से ज़ीरो हुआ तो इवन। ये बात क्लियर? मुझे बताइए, यदि मैं सब्ट्रैक्ट के बारे में पहले सोचूं, ठीक है, तो ये हो गई लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या होगा? लॉग एम अपॉन एन। तो मुझे बताओ, एम अपॉन एन करोगे तो क्या ये कैंसिल आउट होगा? तो कैंसिल आउट यदि नहीं हुआ तो लॉग वन नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? भाई कैंसिल आउट होता तो लॉग वन आया था, और लॉग वन क्या होता है? इसका तो सब्ट्रैक्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप पहले सोच लेना 1 मिनट के लिए। अब रही बात, दूसरा ऑप्शन तो यही है कि ऐड करके देखें कि क्या पोजीशन में वो जा रहा है। तो यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये क्या होगा? लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या होता है? लॉग एम एन। कन्फर्म? लिखो नेक्स्ट लाइन में, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। डायरेक्ट लिख दूं? लिखो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक साथ ब्रैकेट में पुट कर दो। ये आपकी हो गई a प्लस बी, और ये हो गई a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला? लिखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या आएगा? लॉग वन क्या होता है? 0। इज इट ऑड? लिखो देयरफॉर इट इज ऑड, ठीक है। अब यहाँ आप ग्राफ भी नहीं बना सकते क्योंकि आपसे ये फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा, लेकिन यदि ड्रॉ हो जाए तो आप सिर्फ ये चेक करने लेना कि सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है या नहीं। यदि वो सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है तो ऑब्वियसली ऑड है। तो यदि ड्रॉ हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ड्रॉ होगा तो आपके पास यही रास्ता है। समझ में आ गई बात? तो अब मैं सेकंड वन आपके लिए नहीं करूँगा, सेकंड आप खुद कर लीजिएगा। अब आइए थर्ड वन, कुछ रिपीट करवाएंगे मुझसे? हाँ, वो अभी बात करेंगे, एक ही साथ सारी बातें नहीं करेंगे। लिखिए थर्ड वन, ए रेस्ट बाय एक्स माइनस 1 था ना, ए रेस्ट बाय एक्स प्लस 1 यही था। एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, रख दिया आपने। मुझे बताओ, ए रेस्ट टू माइनस एक्स को क्या मैं 1 अपॉन ए एक्स लिख सकता हूँ? जल्दी बताइए, हाँ ही नहीं? लिख दो। नीचे पे लिखो, एलसीएम लो।
यहाँ पे एलसीएम लो, ax से x कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में से नेगेटिव साइन बाहर कर लेना, डिनोमिनेटर में आपको कोई ज़रूरत ही नहीं नेगेटिव साइन बाहर करने की, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। मुझे बताओ क्या ये माइनस एफ एक्स है, ये वाला टर्म है? इसका मतलब यहाँ सिंपल डेफिनेशन आपकी वर्क कर रही है। आप माइनस एक्स रखो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करोगे, उसके साथ ही आंसर आ जाएगा। इज इट ऑड? लिखो ऑड। और यदि आपसे एडजस्टमेंट नहीं हो रहा हो तो फिर या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में से कोई एक करके उसे ज़ीरो करना। लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो आपको एडजस्टमेंट नहीं हो पाए, बहुत छोटी सी बात कर लेंगे। तो फर्स्ट थर्ड क्लियर, फोर्थ आपसे हो जाएगा। एक मैंने और एग्जांपल आपके लिए लिया था, क्या लिया था? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस एक्स रख दो, साइन ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है वो लिख दो, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? फंक्शन आपकी तैयार हो गई एफ ऑफ माइनस एक्स। अब मुझे बताओ यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं क्या ज़ीरो आ जाएगा? जल्दी बताइए। हाँ ही नहीं आएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं क्या ज़ीरो आ जाएगा? इसका मतलब ना ये इवन है ना ये ऑड, लेकिन देयरफॉर फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ग्राफिकली आपको कुछ बात समझ में आ रही है? ग्राफिकली मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल भी नहीं होगा, और दूसरा सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन भी नहीं होगा। इसका मतलब ग्राफ इन दोनों चीज़ों को छोड़कर कुछ और होगा। मतलब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि सिर्फ पढ़े जा रहे, आपको उसकी मीनिंग हमेशा ज्योमेट्रिकली जानना होगा। जब तक आप चीज़ें वो क्लियर नहीं रखोगे तब तक हमेशा प्रॉब्लम हो। अब वैसे भी इकोनॉमिक्स को मैथ से क्या लेना देना, क्या लेना देना? सिर्फ ग्राफ ही तो लेना देना है, ठीक है? तो आप जब भी पढ़ो तो ये बात ध्यान रखना, उसका ग्राफिकल एस्पेक्ट्स आपको मालूम होना चाहिए भाई, नहीं तो इकोनॉमिक्स को मैथ से क्या लेना है, ठीक है? मैथ्स से तो लेना ही देना उसी से है कि भाई उसको आप ग्राफिकली चीज़ें जान रहे हो या नहीं, ठीक है? आप जैसे इकोनॉमिक्स में कभी कोई मैथ्स यूज़ करोगे तो उसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। सारी बातें क्लियर? एक माइनर सा कंसेप्ट मैं ऑड आपके लिए ले रहा हूँ, ऑल्दो इवन ऑड आपको मैंने बता दिया, ठीक है? इसमें मैंने आपको समझा ही दिया, नाइदर इवन नॉर ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, और एक फंक्शन मैंने आपसे क्लियरली कहा जो इवन एज वेल एज ऑड होता है, बाकी ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है? ये बात क्लियर? एक आइए जरा आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ही ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1। लिखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन को। लिख लिया हमने? मुझे बताइए सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन क्या है? x इज इक्वल टू के, क्या मतलब उसका? मतलब k के राइट साइड का ग्राफ वैसा ही होगा जैसा k के लेफ्ट साइड का होगा, हाँ नहीं? ये बात आपको समझ में आती है? तो फिर इसके साथ इंटरप्रिटेशन स्टार्ट की। तो इसका मतलब k+1 पे वही वैल्यू होगी जो k-1 पे होगी, k+2 पे वही वैल्यू होगी जो k-2 पे होगी। सो फाइनली k+x, x हमें नहीं पता क्या लोगे आप, पे वही वैल्यू होगी जो, बस ये लाइन आपको पहला लाइन सही ढंग से लिख देना। लेकिन सिंस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू k, लिखिए देयरफॉर
एफ के प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ के माइनस एक्स होगा। आपकी इक्वेशन क्या है, अपने इक्वेशन को पढ़ो जरा। आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, उसमें सब्स्टिट्यूट करो। लिखो k प्लस एक्स होल स्क्वायर 4k प्लस एक्स प्लस 5 k माइनस एक्स होल स्क्वायर 4k माइनस एक्स प्लस 5। आप ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करके बता दो k की वैल्यू क्या होगी, जल्दी सॉल्व करो। चेक कर लो आप सब लोग। a प्लस बी होल स्क्वायर उधर लगाना, a माइनस बी उधर लगाना, बाकी सारे टर्म तो आपके कैंसिल आउट ही है। ये बात क्लियर? तो इसका द कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन क्या है, x इज इक्वल टू -2। लिखे देयरफॉर इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू -2। सबको ये बात क्लियर? किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन? एक आपके बुक में जो क्वेश्चन था वो ये था, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21। ये आपके बुक के अंदर क्वेश्चन है जिस पे उन्होंने क्वेश्चन फॉर्म वो किया। मैंने आपसे कहा ना सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। बुक के अंदर क्या लिखा है, आप इसे कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखो, शो दैट द पैराबोला, उसकी इक्वेशन गिवन है आपको, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन क्या, x इज इक्वल टू -b/2a। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? बिल्कुल सही। आप ये सपोज करो कि ये सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू k है, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन, और फिर k की वैल्यू क्या निकाल के दिखाओगे? समझ में आई बात? आप सपोज करो कि ये पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू k है, और फिर k की वैल्यू ये निकाल के दिखा देना। तो लिखो फर्स्ट लाइन, लिखिए लेट द गिवन पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू k। लिखिए देयरफॉर f ऑफ k प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ k माइनस एक्स होगा। क्या थी इक्वेशन आपकी, ax स्क्वायर प्लस bx थी ना, प्लस c, सब्स्टिट्यूट कर दो। सॉल्व करके k की वैल्यू मुझे बता दो। वैसे आपको आंसर पहले से ही पता है, क्या आना चाहिए, -b/2 है।
ठीक है, सारी बातें क्लियर। आ गया -b/2a। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मानता हूँ। जनरल नॉलेज मतलब आपकी नॉलेज पहले से भी ये होनी चाहिए, ये कोई नई बात आप नहीं सीख रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा जनरल नॉलेज की होगी आपकी, आपके एग्जामिनेशन के अंदर, और सबसे ज़्यादा खराब फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा आपका, क्योंकि जनरल नॉलेज में आप गड़बड़ करोगे ही करोगे, जो आपको ये लगता होगा कि मैंने तो कर दिया सही। ठीक है, क्लियर। इस तरह का जो भी क्वेश्चन उसे मिलेगा वो आपसे पूछेगा, और ये जनरल इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन होता है, अधिकतर लोग इसमें वीक होते हैं। ठीक है, और जब भी ऐसा पूछेगा तो आप हमेशा ट्रबल हो सकता है आपको। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहा हूँ, लिख लीजिए ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। देखिए, सपोज वी हैव f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस k। ये हमारे इक्वेशन है। ठीक है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k। find the value of k so that the graph of the function lies above x-axis। लगाइए अपनी अकल फटाफट, ज़्यादा टाइम मैं आपको नहीं दूंगा। ये आपकी जनरल नॉलेज की क्वेश्चन, मतलब k की वैल्यू क्या होगी जिससे कि फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहे। जल्दी बताइए। किसी को कुछ स्ट्राइक कर रहा है? ये अगेन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। पहले तो मुझे ये बताइए, जो बात मैं आपसे पूछूंगा, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सबसे पहले ये देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। हाँ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कभी बनाया आपने? पैराबोला होती है। क्या होती है? तो पैराबोला ऐसा होना चाहिए आपका, एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। हाँ नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर होने के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आती है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? अब रही बात इवन फंक्शन क्यों होना चाहिए, वो अलग चाहिए, वो तो अलग बात है कि एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है, वो तो ऐसे ही सिमेट्रिकल अबाउट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल ऐसा जरूरी नहीं। यहाँ तक क्लियर? अब आपको अपने दिमाग में ये बात बैठानी होगी कि ग्राफ एक्सिस के ऊपर कब होगा। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स पढ़े हैं, क्या क्या? एक रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मीनिंग समझ में आता है आपको? क्या मीनिंग होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट का? नहीं, ये मीनिंग नहीं जो आप बोल रहे हो। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मीनिंग आप लेमेंस बता रहे हो कि अलग अलग होनी चाहिए। ग्राफिकली ये मीनिंग है कि एक्स एक्सिस को जब पैराबोला कट करेगी तो 2 जगह कट करेगी। कितनी जगह कट? 2 जगह कट। ये बात क्लियर? इसी को हम कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब इसी पैराबोला को जब हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे तो कट यदि 2 जगह है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट बनेगा। क्लियर? ये कहते हैं हम रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रही बात रियल एंड इक्वल कब होगा? जब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा तो रियल एंड इक्वल बनेगा। कंफर्म?
नेक्स्ट तीसरा, इमेजिनरी रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब नाइदर कट नॉर टच, ये मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकली। रियल एंड डिस्टेंट का मतलब दो जगह कट, पैराबोला है तो दो जगह कट। रियल एंड इक्वल का मतलब एक्स एक्सिस पे टच, और इमेजिनरी का मतलब नाइदर टच, या तो एक्सिस के ऊपर से जाएगा या एक्सिस के नीचे तरफ रहेगा। अब बताइए हम किस केस में, इमेजिनरी रूट्स के केस में। किस केस में है? इमेजिनरी रूट्स के केस में। क्लियर? और इमेजिनरी रूट्स होने के लिए कैपिटल डी क्या होना चाहिए? लेस देन 0। कैपिटल डी क्या होना चाहिए? अब लिखिए, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखा आपने? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे लिखिए, इट्स रूट विल बी इमेजिनरी इफ कैपिटल डी इज लेस देन 0। कैपिटल डी इज क्या लिखा आपने? लेस देन 0। ठीक है, ए के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे बताइए ए क्या है इसका? तो ए जब भी पॉजिटिव होगा तो पैराबोला का माउथ अपवर्ड रहेगा, और ए जब भी नेगेटिव होगा तो पैराबोला का माउथ, तो ये यानी कि यहाँ तो ए आपकी पॉजिटिव है ही, तो ए के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, उसे तो छोड़ ही दीजिए आप। ठीक है, तो डी लेस देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। डी लेस देन 0 कैसे होगा? डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4a, और सी बताइए के लेस देन 0। ये बात सबको क्लियर? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। मुझे बताइए नेक्स्ट लाइन, 16 माइनस 4k ना, लेस देन 0। आगे बताओ, 16 इज लेस देन 4k, सो k इज ग्रेटर देन 4। कोई डाउट? समझ में कुछ बात आई? ठीक है, आप कहेंगे इसके डिटेल्स में कुछ बातें और भी बताऊंगा, वो क्लास नंबर 2 के अंदर बताऊंगा। ये जो मैंने आपको बातें बताई यही फिर क्लास नंबर 2 में किसी क्वेश्चन में आ जाएगा, तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। एक तरीका और था, आप इसे परफेक्ट स्क्वायर करते तो भी क्वेश्चन सॉल्व होता, हाँ ही नहीं? परफेक्ट स्क्वायर से कर ली एक लाइन, इसे ख़त्म कंप्लीट करें। आप इसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, मेथड 2 में लिखना, प्लस के, यही है इक्वेशन आपकी। मुझे बताइए परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए मैं क्या करूं? +4 -4, यही करूंगा भाई। यहां से यहां तक ये आपकी हो जाएगी x + 2 होल स्क्वायर, हो गया, प्लस k -4। किसी का भी स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव, और 0 भी हो सकता है। ये बात सबको समझ में आती है? या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी। तो मुझे बताइए ये तो आपकी हो गई पॉजिटिव या 0, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? यदि ये पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 हुई, तो ये एक्सप्रेशन आपकी कन्फर्मली ग्रेटर देन 0 होगी, हाँ नहीं भाई? ये तो पॉजिटिव या 0, वो एक्सप्रेशन यदि आपकी पॉजिटिव हुई तो कंप्लीट एक्सप्रेशन आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, और कंप्लीट एक्सप्रेशन यदि ग्रेटर देन 0 हुई तो ग्राफ हमेशा एक्सिस से ऊपर ही रहेगा, हाँ नहीं? तो मुझे बताइए उस केस में k -4 क्या होना चाहिए? नीचे लिखिए दिस इज पॉसिबल, इंडिकेट सारा कर दीजिएगा। ओनली व्हेन k -4 is greater than 0, therefore k is greater than 4। क्लियर बात? ये आपके पॉजिटिव या 0 है, तो इसे पॉजिटिव होना होगा, 0 नहीं, पॉजिटिव ही होना होगा।
तभी आपकी पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव हुई तो फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक्सिस के ऊपर रहेगा। क्लियर बात? तो उस केस में k माइनस 4 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, k की वैल्यू आपकी 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जो उनको लगेगा कि ये जनरल नॉलेज की है, ऑल्दो आपके लिए जनरल है नहीं, वो एक अलग बात, ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर?